friends, now we have moved in a new session, and in this session or in this lecture or in this class we will cover a new chapter, and the name of the chapter is that ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का मतलब क्या हुआ, तो आप उसे कहिएगा कि जो मानव का जो स्वास्थ्य है और उसके पास क्या क्या बीमारी वगैरह हो सकता है या फिर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, मैं इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि 12th का है और ये बायोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है। याद रहे कि मैं जो भी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, अभी तक लगी शायद आप 9th में भी पढ़े होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, बट मैं उन सारी चीज़ों को रखता हूँ साइड में। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में जो 12th में पढ़ना है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, और मैं वहाँ से शुरू करूँगा और एकदम लास्ट तक जाऊँगा। एक एक चीज़ लिखाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, बट आपको बस एक ही काम करना है कि मेरे साथ बने रहना है और जो मैं कहता हूँ बस उस गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है इसमें, फिर हर एक टॉपिक के बारे में उससे डिस्कशन करूंगा। याद रहे मैं सिर्फ और सिर्फ ना केवल मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन की तैयारी करवाऊंगा, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा अधिक मैं बातें करूंगा आपसे, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, इसमें बहुत सारा ऐसा डिजीज़ है जिसे अगर आप जान लेते हैं तो अच्छे खासे आप पकड़ बना लीजिएगा डिजीज़ के बारे में कि नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता है कि ऐसे होना चाहिए, इस शायद ये टैबलेट वगैरह कुछ काम करेगा। जो भी डिजीज़ मैं पढ़ाऊँगा आपसे, चाहे कॉमन कोल्ड हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे एड्स हो, चाहे और भी कोई डिजीज़ क्यों न रहे, मैं उसका कॉज बताऊँगा, प्रिवेंशन बताऊँगा, यानी कि रोकथाम क्यों होता है, कौन सा बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोन के कारण हो रहा है, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा, और कौन सा टेस्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जस्ट लिसन टू मी। बच्चा लोग सोचता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी को कॉम्प्लेक्स लगता है, बट मैं उससे कहता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि इस चैप्टर में आपको याद रखना होगा, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, आप समझ जाएगा, बहुत आसान है और ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो याद तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा जी। और कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैथमेटिक्स थोड़े हो रहा है, चाहे केमिस्ट्री है कि कॉम्प्लेक्स लगा, आपको बायोलॉजी है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना होता है, इसमें याद करना पड़ेगा, समझ गया ना, अच्छी बात है। अब बाकी मैं गाइडेंस देते रहूँगा, ठीक है। तब चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर में, ठीक है ना। चलो रोक दो। लेट अस टॉक अबाउट दिस सेक्शन। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताऊँगा, जस्ट लाइक ए गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा, और बस आपको बस एक ही काम रहा कि मेरे बताए गए जो भी मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ उसे सुनिए और अस्थिर से ध्यान से सुनिए, और ऐसा समझिए कि सर क्या क्या बता रहे हैं मुझे, समझ गया ना। और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि तकलीफ तो तब होगा ना जी जब आपको कुछ करने की आवश्यकता हो। जब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो क्यों तकलीफ होगा? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, बस आपको सुनना है और समझिए चुपचाप, समझ गया ना। और अगर कहीं डाउट लगता है या फिर कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज कर सकते हैं, समझ गए। देखिए, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मैं उन सारी चीज़ों का जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो लेट अस सी। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक्स लिखा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। जस्ट लिसन टू मी कि मैं व्हाट आई वांट्स टू जस्ट टोल्ड यू, कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि हेल्थ का क्या महत्व है, और सबसे पहले हेल्थ होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, समझ गया। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो टॉपिक्स मैं लिखा हूँ एक रेफरेंस पर्पस के लिए है, माने कि ध्यान में रखने के लिए है कि अच्छा इस चैप्टर में सर इतना सारी चीज़ों को डील करेंगे।
अब बल्कि सच्चाई ये है कि ये जो टॉपिक लिखे हैं, कुछ कुछ नहीं भी लिखे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी टॉपिक्स के अंतर्गत में वो आता है, बात को समझिए, ठीक है ना। इसीलिए आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए जब मैं उस समय पढ़ाऊंगा। और जो NCERT बुक आपका 12th का है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं बताने वाला हूँ, आपको बताऊंगा। और मुझे भी नहीं पता कि पता नहीं कितना लेक्चर बन जाएगा, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा और कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो लेट अस सी। और याद रहे कि जिस पे मैं सिंगल गुड लगाऊंगा वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और जिस पर डबल गुड लगाऊंगा वो टॉपिक उस और भी इम्पॉर्टेंट है, और जिस पे मैं ट्रिपल गुड लगाता हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हो और तुमसे कोई पूछा कि हेल्थ क्या होता है पता नहीं है, तो कैसे होगा जी, बहुत प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। तो ये टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, कि हम मानवों में क्या क्या कॉमन सा डिजीज है, यानी कि साधारण सा बीमारी, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चाहे और भी तरह तरह के बीमारी हो सकता है, चिकनगुनिया हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, काला जार, ये सब, हेपेटाइटिस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों को मैं आपको जानकारी दूंगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है, कैसे फैलेगा, इसका रोग क्या है, तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी, ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्यूनिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अच्छे से पढ़ेगा, खूब मन लगा के पढ़ेगा, समझ गया ना। इनैट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह के इम्यूनिटी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो इन दोनों इम्यूनिटी की मैं चर्चा करूंगा। वैसे तो मुझसे पूछेगा तो हर एक टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से मन लगा के, बट मैं फिर भी आपको एक रेफरेंस पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक को एकदम छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है। लोग अक्सर ये दोनों में कंफ्यूज होता है, मैं भी कंफ्यूज होता था कि वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो इम्यून पावर ही तो बढ़ेगा सर, लेकिन इम्यूनाइजेशन क्या अलग है क्या, मुझसे अभी पूछना चाह रहा है, लेकिन अभी नहीं बताने वाले हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कुछ तो अलग है, ऐसे ही थोड़ी नाम अलग हो गया है ना, कुछ तो बात होगा, तभी तो नाम भी अलग अलग है। तो इन सारी चीज़ों की मैं आपको जानकारी दूंगा। जस्ट काम डाउन एंड जस्ट रिलैक्स। तो नेक्स्ट आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में आपको से सिखाऊंगा। फिर लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में आपको जानना चाहिए कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह ये सब क्या होते हैं। एड्स की मैं जानकारी दूंगा मैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, GBV आई है, इसके बारे में तो क्या ही कहना। बताऊंगा कि ये कैसे होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे रोकथाम है, प्रिकॉशंस यानी कि कैसे बचाव क्या होगा, किसके कारण होता है, ये तो इतनी सारी चीज़। कैंसर, ये भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। एडोलेसेंस एंड ड्रग्स, यानी कि जो एडोलेसेंस होता है वो किस प्रकार से उसका जो माइंड है वो ड्रग्स के ऊपर चला जाता है। कौन उसको बताता है कि ड्रग्स तुम करना चाहिए या फिर लो इसको, फर्स्ट टाइम कैसे वो एडिक्शन बनते चला जाता है, फिर उस ड्रग्स किए बिना उस बच्चे को चैन नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों की मैं जानकारी आपको से दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस एंड अल्कोहल एब्यूज। देखिए, इसको जानकारी होनी चाहिए, और अल्कोहल एब्यूज कि अल्कोहल पी करके लोग आखिरकार कैसे, मतलब कि नुकसान हमारा सोसाइटी के हो रहा है। शायद आपको लगता होगा या फिर किसी व्यक्ति को लगता है कि नशा कर रहे हैं हम, मेरा ही नुकसान है, इसमें लोगों का क्या नुकसान। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, वो ना सिर्फ अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, अपने से मेरे तरफ ही रहा है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, यानी जो भी कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो पर्सन ना ही सिर्फ आपकी ओर नहीं कर रहा, मैं इधर कर रहा, वो व्यक्ति ना ही सिर्फ वो अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, बल्कि हमारे इस कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आप में से ही कुछ लोग सोच सकते हैं कि कम्युनिटी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है सर, हमारा सोसाइटी से क्या लेना, अपने ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था वो खुद मरेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। मैं बताऊंगा कि कैसे।
चलो क्यूरियोसिटी जगह तो कुछ दे दें भाई, ताकि शांत हो जाइएगा आप। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति नशा नहीं करता हो, या फिर अभी हट्ठे कट्ठे हो, एकदम ताकतवर है, मेंटली फिट है, तो वो हमारे सोसाइटी के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? हमको देखता है जी। अच्छा, सबसे पहले मेरा ख्याल आ रहा है, हाँ ठीक है, तो मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेंटली फिट हूँ, तो मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो सोसाइटी का इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? जो नॉलेज है मेरे पास लोगों तक पहुँचेगा, वो फ्री कोर्सेज कर पाएगा, है कि नहीं जी? है। लेकिन सपोज दैट क्या हो, कोई व्यक्ति अच्छा है, वो नशा पी करके वैसे ही पड़ गया, तो वो क्या काम करेगा सोसाइटी के लिए? नुकसान पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? तब तो इनडायरेक्टली कहिए चाहे डायरेक्टली कहिए, वो सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रहा, क्योंकि शायद उसके कारण भला लोगों, 2-4 लोगों को भला हो सकता था उसके हाथ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन इज यूज ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, तो मेंटली फिट नहीं है वो, तो कहाँ से कर पाएगा? तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करने से। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी दूंगा। अब आप क्या कीजिए कि जैसे मैंने लिखा हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, जो स्टाइल में मैं लिखा हूँ, मैं नीचे सर कर लेता हूँ ताकि आपको देख पाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी में, मुझे नहीं पता कि कितना चैप्टर है ये, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को आप नाम दीजिए, जो भी रहे, 7 हो या 6 हो, उस चैप्टर का आप नाम दीजिए और फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज लिखिए, जैसे लिखें वैसे, और फिर उसके नीचे क्या कीजिए, टॉपिक्स लिखिए, हैशटैग दीजिए और नीचे स्टार दीजिए, और यहाँ तक लगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? कि मैं इतनी सारी चीज़ों को जानकारी आपको देने वाला हूँ, वो भी डिटेल में बताएंगे। और अभी लग रहा होगा ना कि इतने पढ़ना बस, जब पढ़ाने लगूंगा, जब लिखाने लगूंगा ना, तब लगेगा कि नहीं बहुत सारा जानना है। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, कठिन नहीं होगा समझना, और मेरे होते हुए तो कठिन हो ही नहीं सकता, ठीक है? इसीलिए चिंता नहीं करना। तो इतनी सारी चीज़ों को नोट कर लिए, अभी लिखिए। हैव यू गॉट इट? आपने लिख लिया होगा, हैव यू रिटन? अब नाउ देखिए, इतने सारे टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको से बताया जाएगा स्मोकिंग एंड टोबैको, कि स्मोकिंग एंड टोबैको में ऐसा क्या रहता है कि वो व्यक्ति को नशा ला देता है। कुछ तो होगा उसके अंदर में, नशा आने का ऐसे ही थोड़ी होता है, कुछ तो होता है ना जी। तो मैं बताऊंगा कि निकोटीन किस प्रकार से हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें रहता है ताकि नशा आ जाए, ठीक है ना? फिल्म में जो हीरोइन देखते हो वो उसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। गांजा, ये सब धतूरा का नाम सुने हो ना, उन सारी चीज़ों को ही हीरोइन बोलते हैं, जो नशीले चीज़ है। एक लाइन में समझना है तो समझ गए हूँ। फिर जब इतना फाइनल मैं कवर कर लूँगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ तक लगी पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है। ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया, ठीक है? स्मोकिंग एंड टोबैको ये लास्ट टॉपिक हो जाता है और यहाँ पे चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। और जब जैसे ही चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बातें करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कुछ की टर्म्स को एकदम हाईली इंटरप्रेट कीजिए और इसको इस प्रकार से लगा लीजिए VVI। ये की पॉइंट्स को मैं के ऊपर मैंने की टर्म्स लिखा हुआ है। तो की टर्म्स के बारे में मैं बहुत सोचा, विचार किया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको चैप्टर्स को पढ़ाने से पहले लिखा दे की टर्म्स, बट लगा, मुझे नहीं लगा कि उससे ज़्यादा कुछ बच्चे लोगों को फ़ायदा होगा, चाहे जो भी हो। तो मुझे लगा कि चैप्टर्स के एंड में ही बताना चाहिए। डोंट वरी, बहुत आसान है ये की टर्म्स मैं लिखाऊंगा। जैसे कोई चीज़ हो, जैसे एप्पल का हिंदी हुआ सेब, तो उसी प्रकार से मैं बताऊंगा कि इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, उसका डिफिनीशन क्या होगा, वो होता क्या है। तो की टर्म्स आप जब पूरे चैप्टर्स ये पढ़ लोगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आपको की टर्म्स खुद ब खुद पहले से जानकारी हो जाएगा। बट मैं फिर भी आपको की टर्म्स लिखाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, और की टर्म्स जान गए तो बहुत अच्छा होगा, पढ़ोगे तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है ना? जब इतना सारा कुछ कवर कर लूँगा मैं, फिर मैं आपसे बताऊँगा रिव्यू क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कैसा बोर्ड में आ गया है या फिर कुछ भी हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को करूँगा। दैट इज़ द रिव्यू क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिव्यू क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसके ऊपर चाहे जो हो जाए VVI कर लो एकदम। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस मैं करूँगा, और मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज़ वर्ड को
बताऊंगा हिंदी करके, समझ गया ना, अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के ऊपर तो एकदम कमांड आपको होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कहा ना छूट जाए। रिव्यू क्वेश्चंस नहीं ध्यान देना है, मन दो। हॉट्स विथ सॉल्यूशंस ये भी करूंगा, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चंस करने से ये होता है कि आपको जो भी पढ़े हैं तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है हॉट्स क्वेश्चन बनाने के बाद कि नहीं, इस क्वेश्चंस अब ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया हूँ मैं, और अब कैसा भी क्वेश्चंस आएगा तो आई कैन हैंडल, आई कैन टैकल, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा जो मैं आपको से सिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए इसको समझना ही पड़ेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है एनसीईआरटी का जी। आपके पास एनसीईआरटी का 12th का बुक होगा बायोलॉजी का, उसे ओपन कीजिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे 15-20, कितना होगा, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए आप में से कुछ विद्यार्थी सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ कुछ होंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करा रहे हैं। हाँ, मैं बताऊंगा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले, और हर एक चीज़ लिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है, क्या यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है क्या, या फिर आएगा तो किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ बताऊँगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उन सारे टॉपिक्स को अंडरलाइन करवाऊँगा आपको। समझ गया ना कि मैं कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। और देखिए, तो इतने सारे चीज़ों को कवर कर लूँगा मैं, तब ये जो आपका हॉट्स क्वेश्चंस मैं सिंगल गुड इसलिए मारा क्योंकि कुछ कुछ बच्चा जो बोर्ड के लिए तैयारी करता है वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो ही बेहतर रहेगा। बट मैं फिर भी पढ़ाऊँगा ना, है ना। जब ये सारा कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल तक आप तैयार करते हैं ना, तो बोर्ड लेवल तो ऐसे ही तैयारी हो जाता है ना जी। तब आप एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या आपका टॉपिक्स है जो इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यू कैन आल्सो इजिली यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। हो गया, देख लिए, हो गया। अब देखिए, जो भी अब मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनेगा। अब यहाँ से अब आपका जर्नी स्टार्ट हो जाता है इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, ठीक है। कीप योर बुक डाउन्स, कीप योर बुक डाउन्स, ठीक है। एंड नाउ हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं इसके ऊपर मैं विचार करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा हेल्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो बी केयरफुल। सबसे पहले बताऊंगा कि हेल्थ के बारे में क्या होता है, तो आप लिख लिए होंगे। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो जो है तो उसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब बाकी चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। चैप्टर मुझे ख्याल नहीं है, जो भी चैप्टर्स हो, कितना चैप्टर्स है, 8। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स हो, मुझे ध्यान नहीं, 8 है, बोल ही दिया बच्चा। तो चैप्टर्स 8 होगा ये एनसीईआरटी बुक का। आप देख लीजिएगा, समझ गया ना, मिला लेना, और जैसे लिखे वैसे लिखिएगा। अब बाकी फिर चलते हैं हमारा टॉपिक की ओर, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक, एंड आवर टॉपिक इज दैट हेल्थ। हेल्थ, अगर आपसे कोई पूछता है कि हेल्थ आखिरकार है क्या, इसका डिफिनीशन बताओ मुझे, तो आप उससे कह देना कि इट इज ए स्टेट ऑफ वेल-बीइंग फॉर एनीवन इज कॉल्ड हेल्थ। देखिए, ये जो स्टेट है वो हेल्थ जो है वो एक कैसा स्टेट है जी, तो वेल-बीइंग। अब वेल-बीइंग क्या हुआ? वेल-बीइंग कहने का मतलब हुआ कि हर एक तरीके से वो क्या है, फिट है, फिजिकली, मेंटली, उसके पास हैप्पीनेस भी है, हर एक तरीके से, जैसे खुशियां ही खुशियां हैं। ऑल इज वेल, दैट इज द वेल-बीइंग। कोई भी हो सकता, फॉर एनीवन, किसी के लिए, जो कोई भी वेल-बीइंग है एक ही लाइन में, उसे ही हम लोग हेल्थ कहते हैं, ठीक है ना। कोई पूछता है तो एक लाइन का, जस्ट लाइक ए बर्ड मैंने लिखा दिया, एप्पल मैंने सेब, वैसे ही तो बोल देना उसके लिए कि वन हु इज वेल-बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ, या फिर इट इज अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। यह स्टेट है वेल-बीइंग का, उसे हमने हेल्थ कर दिया। और वेल-बीइंग का मतलब पूछा, बोल देना उससे, ठीक है ना। या फिर दूसरा डिफिनीशन मैं बता रहा हूं हेल्थ का, उसे ध्यान दीजिए कि वन हु इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। ध्यान दीजिएगा डिफिनीशन पर,
who is physically and mentally fit, then they are said to be healthy one. देखिए आपसे यह पूछेगा कि बताओ हेल्दी किसे कहेंगे, क्या उसको कहेंगे जो जिम जाकर के पूरा एकदम मस्कुलरिटी बॉडी बना रखा है उसे कहेंगे, या फिर कोई रेसलर को कहेंगे, एथलीट को कहेंगे, या फिर जो कोई भी ब्यूटीफुल है जो देखने में अच्छा लगता है पूरा लगाए हुए है इधर लगाए हुए उसे कहेंगे हेल्दी? तो नो, तो कहेंगे किसे? तो जो फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट हो उसे हमने नाम दिया है किस चीज़ का? तो हेल्दी का, कि वही हेल्दी होगा जो फिजिकली और मेंटली फिट है, ठीक है ना, और दूसरा कोई नहीं हो सकता। सर वो फिजिकली तो फिट है, फिजिकली बहुत अच्छा लगता है दिखने में, ताकत भी है, लेकिन मेंटली पता नहीं कभी कभी ऐसे करने लगता है गधों की तरह, तो उसे भी नहीं कहेंगे हेल्दी, ठीक है ना। सर वो मेंटली तो ठीक है लेकिन फिजिकली ठीक नहीं है, वो खराब से चलता है, तो क्या उसे कहेंगे अनहेल्दी? तो यस, उसे भी अनहेल्दी कहेंगे। समझ गया ना? जी हाँ। अब नाउ let us see our next topic is that how health can be affected. How health can be affected, कि हमारा जो हेल्थ है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। बट इसे डील करने से पहले कोई लड़का ये भी सोच रहा होगा कि मेंटली तो वो ठीक है सर, लेकिन शायद वो बचपन से ही उसका हाथ ही नहीं है, वो विकलांग है, तो वो हेल्दी नहीं कहलाने का अधिकार है। तो नहीं, उसे भी हम हेल्दी नहीं ही कहेंगे। समझ गया ना? अब कोई पूछा कि कैसे, तो वहीं तो बता रहा हूं कि हाउ हेल्थ कैन बी अफेक्टेड, जो हमारा हेल्थ है वो किस प्रकार से खराब हो सकता है या फिर बर्बाद हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अफेक्टेड का मतलब वही हुआ। तो मैं लिखा हूं कि हेल्थ कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू, यानी कि हेल्थ जो हमारा है शरीर का वो बेसिकली 3 चीजों के कारण ही वो खराब होता है या फिर बिगड़ जाता है। जान लो क्या है। तो पहला का नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कोई बचपन से ही है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जेनेटिकली ही विकलांग ही जन्म लिया तो उसका भी हेल्थ खराब ही हुआ है, क्योंकि पहले ही बता दिए कि कैसे प्रभावित करते। तो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि साथ कोई बचपन से ही अंधा जन्म लिया हो या फिर उसके एक पैर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, तो वो भी अनहेल्दी कहलाएगा, हेल्दी कहलाने के योग्य नहीं है वो, ठीक है ना। ये पढ़ना है, जानकारी लेना है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा बिल्कुल भी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कैजुअली, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। तो दूसरा कैसे हो सकता है? तो दूसरा इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है। पता नहीं, आप बहुत अच्छे थे, आप गए पार्टी में, आप पार्टी में गए या फिर कहीं चले गए चौराहे पे और ठेले वाले भैया के पास गए कि लगाओ 1 प्लेट चाट, हम खा कर रहेंगे। अब वो क्या पता वो गंदा पानी से धो रहा है, चाहे उसी को सर्दी हो इस प्रकार से किया और उसी में आटा गूंद रहा हो, तो उसका भी बैक्टीरिया वायरस गया उसमें, और जो निकाल के धरा फिर आपने खाया। और आप लोग कोई होता है जो गुलगप्पा खा लेता है, पता नहीं कितने दिन के सड़ा कर रखता है, उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया फंगस गया होगा, है ना। तो वहाँ से भी आप सराउंडिंग से भी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इन्फेक्शंस के कारण भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी होता है। अब कौन बीमारी होता है वो आपको पढ़ाएंगे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, ठीक है ना, इसलिए चिंता नहीं करना। और लाइफ स्टाइल को क्या ही कहना, लाइफ स्टाइल भी बहुत प्रभावित करता है जी हमारे हेल्थ के ऊपर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि कोई डांसिंग करता हो या फिर करती हो, तो वो सोच रहा है कि मैं पतला अगर रहता हो, स्लिम बॉडी मेरा रहे तो, लेकिन हम लोगों को बॉयज़ लोगों को क्या ही करना कि जितना मेरा बॉडी में मस्कुलरिटी रहे उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं ना। तो स्लिम हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, हाँ बॉडी सोडी पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो पतला होना होता है उसको यानी कि वेट लॉस करना, तो कभी कभी वो क्या करता है, सोचता है एक्सरसाइज खूब करेंगे लेकिन डाइट एकदम खाएंगे ही नहीं, दिन भर में 1 बार खाएंगे और वो भी आधा पेट, तो उसके चलते में वो अपना हेल्थ खो बैठता, स्वास्थ्य खो बैठता। देखते हो स्ट्रेस आ गया या फिर कहता क्या हो गया, BP लो हो गया, मतलब क्या है, एनर्जी का लेवल डाउन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से शुगर लो हो गया, इस प्रकार से शिकायत वगैरह ऐसा वो अक्सर आते रहता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट लिया ही नहीं, ब्रेन के पास एनर्जी गया ही नहीं, और फिर ब्रेन जो है वो इस प्रकार से चला गया।
तो हेल्थ हमारा इस तरीके से भी होता है। और कोई सोच रहा है कि और कैसे हो सकता है, तो लाइफ स्टाइल के कारण हम लोग क्या करते हैं कि इस भगदौड़ के दुनिया में हम लोग तरह तरह के चीज़ों के बारे में जानकारियाँ लेते हैं कि वो उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, हम उसके ऊपर बहुत भरोसा किए थे, हम जानते थे कि वो मेरे साथ चलेगा, आखिर का क्यों नहीं गया। तो ये सब क्या है? ये सब तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जो आप लोग कभी कभी करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ कि वो तो बहुत अच्छा था जी, उसके ऊपर भरोसा किए थे, लेकिन ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों निकला, है ना। तो होता है ये सब, तो ये सब आप स्ट्रेस ले रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करना। जाने कोई जा रहा है, हाँ ठीक है जाओ भाई जाओ, हम किसी और से बात करते हैं, वो अभी लाइन में लगा हुआ है ना जी। एनी हाउ, तो इस प्रकार से चिंता नहीं करना। स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, खाना नहीं अच्छा लगेगा, खाना नहीं खाओगे हेल्थ खराब हो जाएगा, इस प्रकार से। या फिर किसी दिन कोई सोचता है कि एक्सरसाइज करना, ये तो अच्छी बात है सर, तो ज़रूरत से ज़्यादा हर एक चीज़ ही खराब करता है। अब लाइफ स्टाइल है, अब उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, अब शरीर में दर्द हो गया है ना, तो वो भी तो हमारा हेल्थ बिगड़ गया। शोल्डर में दर्द हो गया, अरे छोटा सा कहा हो गया, हेल्थ खराब, हाँ हो गया ना, तो हो गया ना, देखा लापरवाही का नतीजा। एनी हाउ, तो कंट्रोल्ड वे में हर एक चीज़ करना चाहिए, कंट्रोल्ड वे में, ठीक है। और अगर कंट्रोल वे में नहीं ज़्यादा करते हो, लेकिन तो एक बात का ख्याल रहे कि आपका हेल्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वी शुड मस्ट मेंटेन आवर हेल्थ, ठीक है ना, क्योंकि बोला जाता है कि हेल्थ इज लॉस तो समथिंग इज लॉस, इसीलिए हेल्थ को भी हमेशा पकड़ कर रखिए, यानी कि बना कर रखिए। तो है वी गॉट इट, आई होप आपने समझा होगा कि किस प्रकार से जो है वो अफेक्ट करता है। कुछ तो मैं बोलूँगा, वो आपको सुन करके याद रखना है, और जो मैं लिखा दिया हूँ उसको क्या ही कहना। आपसे कोई पूछ सकता है, ध्यान दीजिए कि हमारा जो हेल्थ है वो किस प्रकार से प्रभाव खराब हो सकता है। शायद जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन हो जाए, किसी के कांटेक्ट में आ गया, टच में आ गया, है ना, छुआछूत की बीमारी, और लाइफस्टाइल खराब कर लिए, खाना नहीं खाया, जाकर कहीं पड़ गए तो भी खराब हो गया। तो इस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिए, आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। समझ गया ना? चलो इसे लिख लिया, मिटा दे, चलो ठीक है, लिखो। ओके, नाउ लेट अस सी द टॉपिक इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ का क्या महत्व है, मैं इन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ये चलिए जानते हैं कि हेल्थ का क्या महत्व है। वैसे तो हेल्थ का बहुत सारा महत्व है, आपको पता ही है, बट फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपके ध्यान में न रहे हो भी, लेकिन न रहे। देखिए क्या है कि गुड हेल्थ नॉट ओनली मीन बीइंग डिजीज फ्री एंड फिजिकली फिट, बट इट रेफर्स टू ए गुड मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो इमोशनल स्टेबिलिटी। इसको में दिक्कत है सर, आप समझाएं। देखिए, जो गुड हेल्थ है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो डिजीज से फ्री रहे और फिजिकली फिट रहे। गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मेरे पास किसी भी तरह का रोग नहीं है, नंबर 1, और दूसरा कि मैं फिजिकली फिट हूँ, यानी कि दुरुस्त हूँ, चुस्त पुस्त हूँ। तो ये कहने से आप हेल्दी पर्सन नहीं में गिनती नहीं आ सकता आपका, ठीक है ना। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि गुड हेल्थ और हेल्दी का मतलब, हेल्दी वही कहलाएगा, इसका मतलब ये भी है कि इट रेफर्स टू ए गुड मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो इमोशनल स्टेबिलिटी। आपने कह दिया कि मेरे पास कोई डिजीज नहीं है, और आपने ये कह दिया कि मेरा बॉडी अच्छा है, मेरे अंदर में ताकत है, और मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आप ये कहने से आप हेल्दी नहीं कहलाइएगा। तो क्यों? तो क्या? तो हुआ ये है कि आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मेरे पास किसी भी तरीके का इमोशनल तनाव नहीं है और मेंटल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे कि आप किसी के भावनाओं में बहता ही चले जा रहे हैं, आप रोए ही जा रहे हैं, रोया ही जाए, तो आप जब रोए ही जा रहे हैं किसी के लिए सोच करके, तो वो भी मेंटली आप स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि अगर मेंटली स्वस्थ रहते तो आप कहते कि क्यों रोना, चला गया तो चला गया, तो चला गया चांद का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इमोशनल पेन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से ही कुछ स्टूडेंट होगा जो शायद इमोशनल हो, है ना।
तो वैसे व्यक्ति एकदम जरा सा बात के लिए क्या हो जाता है, तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, उदास हो जाता है। तो इसे ठीक कीजिए, तब आप कहलाइएगा हेल्दी पर्सन। समझ गया ना? क्योंकि इमोशनल कमजोर होने का मतलब है कि मेंटली कमजोर हो जाओगे ना, इसीलिए इमोशनली कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। बॉयज को तो और भी ताकतवर होना चाहिए इमोशनली। समझ गया ना? इसीलिए बी केयरफुल। का है भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा आखिरकार क्या क्यों रहे हैं? मैं फिजिकली फिट हूं सर, ठीक है, आई एम फिजिकली फिट। कहाँ लिखा हूँ? फिजिकली फिट हूं और डिजीज भी मेरे पास नहीं है, तो भी मैं हेल्दी कहलाने के लायक नहीं हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारा हेल्थ है, फिजिकल फिट, वो मेंटली फिट से रिलेटेड है जी, और इमोशनल चीज मेंटल से रिलेटेड है। मेंटली बातें होगी, और जो मेंटल चीज है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकली फिट पर भी डिपेंड करता है। वहीं तो लिखा हूं मैं कि बिकॉज, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ आर ऑल इंटर रिलेटेड, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ गया ना? एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए जैसे अरे हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हो जाए। यहाँ पे टीचर यहाँ पीटता है हाथ पे इस प्रकार से स्टिक से, पेन होता है, क्यों ऐसे करते हैं? अब सर अब नहीं, क्यों? क्योंकि तकलीफ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप फिजिकली फिट हैं और आपके पास डिजीज नहीं है लेकिन इमोशनल फिट नहीं है, तो भी आपको हेल्दी नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपको फिजिकल में कहीं प्रॉब्लम आता है तो इमोशनली पेन होगा ही। क्यों? लाइए आपके सीने में खंजर मार दें, आप इमोशनल एकदम रोने लगिएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। कोई किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो किस प्रकार से वो रोने लगता है कि ऐसा क्यों होता है, शायद हम नहीं जाते तो बच जाते, तुम मना कर रहे थे, तुम्हारा बात ही नहीं मान। इस प्रकार से टेंशन में आ गया, तनाव में आ गया, तो वो भी इमोशनल मेंटली अनफिट हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया ना। किसके चलते? तो फिजिकल में प्रॉब्लम आया, उसके चलते मेंटली डिस्टर्ब हुआ। अब मेंटली डिस्टर्ब हुआ यानी कि इमोशनल पेन हुआ, यानी कि इमोशन भी आपका भावनाओं में बह गया। तो इस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। आप समझ गया? तो इसमें इंपॉर्टेंस आप बता रहे थे, लेकिन आप ये क्या सिखा रहे हैं भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बताइए ना। अरे यही तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ है, नहीं समझे? लिसन टू मी। जो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ है वो इसी पॉइंट्स में तो छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ ये हमें नहीं सिखाता है कि तुम डिजीज से फ्री रहो, और सिर्फ ये भी नहीं सिखाता है कि तुम फिजिकली फिट रहो, बल्कि ये हमको मजबूर करता है कि तुम हेल्दी में पर्सन में गिनती आना चाहते हो, तुम्हारे पास इमोशनली स्टेबिलिटी यानी कि इमोशनली स्ट्रांग रहो, और इतना नहीं मेंटली भी स्ट्रांग रहो। पकड़ रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है? यही इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ फिजिकली नहीं। ठीक है, एक ही बात की कितना बार बोलो? ऑफलाइन में नहीं ना हो कि बार बार बोल देंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। एक ही बात के 10 बार रिकॉर्ड करके आपको सुनाएंगे, आप पीछे होकर सुन लीजिए, है ना। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, पकड़ पाए होंगे कि इस पॉइंट में कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ छुपा हुआ है। ठीक है ना? घबरा जाते हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ में ये क्या बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ओके, एनी हाउ, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए देखिए, जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस लाइन पर गौर कीजिएगा कि मेंटली एंड ऑल्सो इमोशनली स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। समझ गया ना? अच्छी बात है। किसके साथ साथ भाई? तो आपके साथ डिजीज फ्री और फिजिकल फिट के साथ साथ ये भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। समझ गया ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है वो क्या इंटर रिलेटेड है क्या? तो हाँ, इंटर रिलेटेड है। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक दूसरे से क्या है जी? इंटर रिलेटेड। कोई पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। मुझे नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आएगा या फिर बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी शायद आपको जहाँ कहीं भी तो कोचिंग करते होगे, कुछ तो जुड़े होगा ना कहीं से, तो शायद वहाँ पूछ सकता है, या फिर जानकारी के लिए, या फिर कोई बच्चा ही पूछ दे। बच्चा इन द सेंस कि आपको से जूनियर क्लास है कि भैया मेंटल और फिजिकल इस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, तो आपको जवाब देना है हाँ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये खराब तो वो भी खराब। समझ गया कैसे वो बताया था? अच्छी बात।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो विश्व का क्या है वो सर्वे करता है हेल्दी पर्सन्स के लिए, यानी कि किस प्रकार से हमारा हेल्दी कैसे रखा जाए, इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है अपना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, ठीक है ना। जो वैक्सीन कोरोना का लगा ना सबको, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर पर ही लगा, ऐसे नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑर्डर नहीं देगा, जूनियर कैसे काम करेगा, इसीलिए समझा कीजिए। हेल्थ इज डिफाइंड एज, देखिए जो हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शॉर्ट में WHO, वो क्या कहता है, तो वो ये बता रहा है कि हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए बता रहा है। तो बोला कि हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। इस पॉइंट को एकदम VVI बना लीजिए, ठीक है ना। एकदम पूछ दे सकता है, इस पे ध्यान देना बाबू। पूछ देगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमको हेल्थ का डिफिनीशन बताओ। जो वर्ल्ड WHO ने डिफिनीशन बताया है हेल्दी का या फिर हेल्थ का, वो ये डिफिनीशन है जो अंडरलाइन क्या होती है, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, समझ गया ना, ऐसे ही नहीं। वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो हेल्थ है उसको डिफाइन कर सकते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और सोशल वेलबींग यानी कि समाजी व्यक्ति, यानी समाज में उसके चलते अच्छाइयाँ फैले, इस प्रकार से खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए, तो ये उसे हम कहेंगे हेल्थ, वही होता है हेल्थ, ठीक है। और ये आगे लाइन बोला WHO रिपोर्ट में कि ये एंड नॉट ओनली, और सिर्फ हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि उसके पास किसी भी प्रकार का बीमारी है, ये नहीं। और इसका मतलब और हेल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि वो इन्फर्मिटी नहीं है, इन्फर्मिटी नहीं है, ठीक है ना। चल हो गया, कंप्लीट है। नहीं समझा इन्फर्मिटी, हिंदी बताएं जी। अरे इन्फर्मिटी का हिंदी मीनिंग होता है दुर्बलता, या फिर लिख दीजिए दुर्बल या फिर दुर्बलता, यानी कि वो कमजोर ना हो। एक लाइन में कहिए कि वो उसके पास कोई रोग नहीं है और नहीं हो तो हेल्दी कहेंगे, ऐसा जरूर नहीं है। या फिर वो कमजोर है, कमजोर नहीं है तो उसको हेल्दी कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए बी केयरफुल। अभी गॉट इट। तो इसे याद रखना, ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, WHO के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अचीविंग हेल्थ, यानी कि हेल्थ को अचीव किए, यानी कि हेल्थ को प्राप्त किए, यानी कि आई एम हेल्दी मैन, ठीक है। और लिखा हूं कि एंड रिमेनिंग हेल्दी इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इस लाइन को समझिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और इसे डबल टिक आउट कर लेगा, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान देने वाला बात यह है कि अचीविंग हेल्थ और रिमेनिंग हेल्दी, ये दोनों चीज में अंतर है जी। और ये कैसा काम है जी भाई, तो इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब है कि चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है और चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला आ रहा है और चलता चला जाएगा। लेकिन तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते हो कि कब तक चलता चला आ रहा है, कब से चलता चला आ रहा है और कब तक चलता चला जाएगा सर, ठीक है ना। बस आ रहा है तो जा रहा है, आएगा जाएगा, इसीलिए चिंता नहीं करना है किसी चीज़ के लिए नहीं। वो अभी है तो बयान नहीं भी रह सकता, इसीलिए बी केयरफुल। तो देखिए एनी हाउ ये बातें को स्टार्ट करते हैं, कुछ काम की बातें हो जाए। अचीविंग हेल्थ यानी कि हेल्थ को हमने प्राप्त किया, और रिमेनिंग हेल्दी, और हेल्दी रहने लगे। जैसे कि तुमको क्या लगता है कि बाइसेप्स बना लिया, बॉडी बना लिया, तो वो एक बार बना लिया तो बॉडी को प्राप्त किए ना आपने। जो सिक्स पैक एब्स करते हो, बाइसेप्स करते हो, ट्राइसेप्स करते हो, इस प्रकार से चेस्ट करते हो, तो एक बार बना लिया तो अचीव कर लिया। अचीविंग हेल्थ यानी कि आपने बॉडी, इसको साइड रखते हैं, अभी एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझाता हूं। तो आपने बॉडी बना लिया, ठीक है, तो अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। तो रिमेनिंग भी बॉडी बिल्डर, तो क्या आप हमेशा के लिए बॉडी बिल्डर ही रह गए, यानी कि एक बार बना के छोड़ दिया हो गया? ऐसे होता है जी? नहीं होता, खराब हो जाएगा ना। हाँ सर खराब हो जाएगा, तो उसको फिर इस प्रकार से लाइन पे लाना पड़ता है, समझा करो। अब एक बार ला के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होता, उसको लाइन पे लाना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट। इसीलिए आप
फिर कहते हो कि खराब हो गया सर, ऐसे काहे होगी, तो आप उसके लिए फिर करना छोड़ दिए ना, इसीलिए वो आपके पास रहा नहीं, चला गया, है ना जी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से आप हेल्थ को बरकरार कर लिए, बट मेरी बातों को सुनो, रिमेनिंग हेल्दी, यानी कि आपको हेल्दी रहना है तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी ये कैसा प्रोसेस है, तो इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि वंशावली, हमारे पूर्वज भी हेल्दी रहे और वो हेल्थ को मेंटेन करते आ रहे हैं, रहने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे फादर भी हेल्दी रहे और हेल्दी रहने का प्रयास ही करते आ रहे हैं, और मैं भी हेल्दी ही हूँ और हेल्दी रहने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। और जो आने वाला है मुझसे पीढ़ी, शायद क्या पता नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, शायद भी आ भी जाए, अरे उसके लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए आदमी को ना। तो एनी हाउ, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये पूर्वजों से चलता आ रहा काम है, समझ गए। आई होप कि आप समझे होंगे इतनी सारी चीज़ों को। इसीलिए टेंशन नहीं लेना कि सर मेरा हेल्थ खराब हो गया, वो खराब हो गया, होगा ही खराब, तुम जीवित हो, तुमको खराब तो होना ही है, मुझे भी होता है, हर एक को होता है, बट उसे मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं रहने वाला, समझ गया ना। आई होप कि समझ गए, बहुत सारी बातें कर लिया मैंने, तो इतनी सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए, इसे लिखिए एक बार, ताकि मैं कुछ और बातें आपसे कर सकूं, समझ गया। किसी को दिक्कत है, समस्या है, नहीं ना, क्लियर होता है जी। ओके डियर, नाउ लिसन टू मी, योर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हेल्थ एंड कम्युनिटी। अब ये हमारा हेल्थ जो है वो कम्युनिटी से क्या लेना देना है, मैं इन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हेल्थ जो है वो किस प्रकार से कम्युनिटी को इफेक्ट कर सकता है, कम्युनिटी से लेन देन है इस हेल्थ को, ठीक है ना। आइए चलिए जानते हैं कैसे। लेट अस सी, एक्चुअली हेल्थ नॉट ओनली अफेक्ट ईच वन ऑफ अस एज इंडिविजुअल बट ऑल्सो द कम्युनिटी इन विच वी लिव। जो हमारा जो हेल्थ है, कोई व्यक्ति जो है वो बीमार हो गया तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरे व्यक्ति को ही इफेक्ट नहीं करेगा, बात को समझिए। हेल्थ इज नॉट ओनली इफेक्ट ईच वन ऑफ अस एज इंडिविजुअल, हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो कोई दूसरे व्यक्ति या फिर खुद एक इंडिविजुअल है, वो खुद को ही नहीं नुकसान पहुंचा, बल्कि हमारा कम्युनिटी जो समुदाय के लोग हैं उसे भी नुकसान पहुंचाया। अब कोई सोचा है कि कैसे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति इनर्जेटिक है, दुरुस्त है, चुस्त पुस्त है, पहल है, तो वो अपने फैमिली के साथ भी अच्छा से पेश आएगा। जैसे देखते हैं कोई टेंशन में रहता है, उसको अच्छा बात भी बोलेगा कि खाना खा लेते हैं ना, सुबह से नहीं खाए हैं, अरे हमको नहीं खाना, जाओ खाना हमको खिलाएगा, इस प्रकार से गुस्सा हो जाता। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, शायद स्ट्रेस में आ गया, मेंटली फिट नहीं है, इसीलिए बोल दिया, है ना। तो होता है ये सारा। तो जिसको बोला वो भी तो इफेक्ट कर दिया उसको, है ना जी। अब वो इफेक्ट कर दिया, वो भी जाकर के थाल को साइड में रख दिया, वो भी कहा हम भी नहीं पकाएंगे, खैबा नहीं करते तो कहाँ पकाएंगे, है ना। तो उसके कारण और भी कोई लोग, शायद जो वो पकाता था तो और भी कोई लोग खाता था, तो वो भी अब नहीं खाएगा, वो भी। तो इस प्रकार से कम्युनिटी को इफेक्ट कर दिया। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता था, मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, जो हम लोग जीवन में ही देखते हैं और घर में भी ऐसा होता है ना। तो लेट अस सी नेक्स्ट, देखिए मैं क्या लिखा हूं कि व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब लोग स्वस्थ रहेंगे, दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इस लाइन पे गौर कीजिएगा, इस लाइन पे गौर कीजिएगा, एकदम ध्यान देने वाला बात लिख दिया यहाँ पे कि जब पीपल जो है वो क्या है, एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क। जब कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो बहुत तगड़ा तरीके से, एकदम बरियार तरीके से, पूरा एकदम 100% देकर के काम करेगा, है ना। जैसे क्लासरूम में अगर टीचर होते हैं, उन्होंने खाना पीना खा के आए हों, एकदम पूरा एकदम बोलते हैं करके, वरना कुछ कुछ आलसी भी होता है जो कहता है अरे आज खाना खा लिए लंच में, आज पढ़ाई नहीं हो, आज सेल्फ स्टडी करो ना। अजीब हाल बना के रखे हैं, ऐसे नहीं कि करना चाहिए, है ना। अब ऐसे टीचर से मैं भी गुस्सा होता हूँ। एनी हाउ, तो मैं तो भाई खाना खा के आता हूँ, तो क्लासरूम जब क्लास को अटेंड करता हूँ तो एकदम पूरा 100% देते हैं, पूरा फुल वॉइस में बोलते हैं ताकि पीछे बैठे बच्चों को सुनाई दे,
है ना जी? ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और काम करने से क्या हुआ, हमारे बच्चे अच्छे से नॉलेज ग्रहण किए, पीछे वाला को सुना दिया, अच्छे से समझा पाऊंगा, ज़्यादा बोल पाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, तो वो सीखा तो हमारा बच्चे ही भविष्य देश के नागरिक हैं, वही प्रॉपर्टी है हमारा देश के, मुख्य रूप से बच्चे ही हैं, है ना? तो प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का मतलब हिंदी होता है समृद्ध, समृद्ध कहने का मतलब धनवान बनेंगे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जब हेल्दी हैं वो, तो और अच्छे से एकदम काम कर पाएगा, साइंटिस्ट लोग तो अच्छे से काम करेगा, अच्छा नया चीज़ का इन्वेंशन होगा, रिसर्च होगा, हम लोग न्यू गैजेट्स पाएंगे, तो हमारा देश और समृद्धशाली होगा। यस और नो? यस सर। तब इसमें तो शक ही नहीं होना चाहिए जी कि हाउ का कोई सवाल ही नहीं है। आई होप कि आपने सीखा होगा कि हेल्थ और कम्युनिटी का आपस में क्या रिलेशन से क्या लेन देन है। समझ गया ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हेल्थ आल्सो ब्रिंग्स लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। इस चीज को देखिए, हेल्थ जो है इसे भी गौर करने वाली चीज है कि हेल्थ जो है आल्सो ब्रिंग्स लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, यानी कि जो हेल्दी कोई भी रहेगा, जो स्वस्थ है, तो लॉन्गेविटी ऑफ पीपल कहने का अर्थ ये हुआ, इस चीज को गौर कीजिए, लॉन्गेविटी ऑफ पीपल कहने का अर्थ होता है स्टूडेंट कि वो जो व्यक्ति है उसका उम्र आयु और बढ़ गया और ज्यादा दिन तक जिएगा। जैसे कोई बीमार हुआ, गया जाके खटिया लेप पर पड़ गया, क्या हुआ, अरे अब चल नहीं सकते हैं, एकदम पूरा पेट खराब है, मन खराब है, उल्टी हो रहा है, अब आखिरी पोजीशन पर आ चुका है, तो वो जल्दी मर सकता है। बीमारी के कारण भी तो बहुत सारा आदमी मरता है। इनफैक्ट हमारे देश में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, हमारा देश के और भी सारा देशों की मैं बात कर रहा हूँ, तो बीमारी के चलते भी लोग मरता है ना जी। तब तो वो भी एक कारण है ना। लेकिन अगर वो हेल्दी रहता है तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ यानी कि उसका आयु बढ़ जाएगा, वो ज्यादा दिन तक जी सकेगा। यस और नो? यस सर। तो वहीं बताया गया एंड इसके साथ साथ रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। इन्फेंट का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो जन्म लेते ही मर जाता है, या फिर जन्म लिया कुछ दिनों के बाद ही मर गया, बचपन में ही चल दिया, मर गया बीमारी के चलते। लेकिन अगर हेल्दी रहता तो वो बच जाता है। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी महिला प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाती है, जो भी हो, 1 महीना 2 महीने या फिर 3 महीना, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाती है, वही होता है मैटरनल मोर्टेलिटी। महिला मरेगी, समझ गया ना? बच्चा भी शायद वो तो पहले ही मर गया है ना, तो वही होता है मैटरनल मोर्टेलिटी कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला मर जाए, दैट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी। तो वो भी कम हो सकता है ना अगर हेल्दी रहेगा तब इसीलिए हमारे देश में एक डायलॉग कहा गया है कि हेल्दी पीपल मेक्स ए हैप्पी कम्युनिटी। कौन? अक्सर, ऑफन का हिंदी मीनिंग हुआ अक्सर, ऑफन का हिंदी मीनिंग अक्सर हुआ, ठीक है? तो इट इज ऑफन सेड यानी कि अक्सर कहा जाता है कि हेल्दी पीपल मेक ए हैप्पी कम्युनिटी, कि हेल्दी पीपल ही खुशहाल समुदाय का निर्माण कर सकता है ना, खुशियां ला सकता है हमारे समाज में। इसीलिए बॉडी ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी है जिसके पास बाइसेप्स है वही हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगा करके फिट रह करके, बेसिक्स एक्सरसाइज करके आप फिट रह, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। हेल्दी नहीं रहिएगा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए ताकि मैं और भी कुछ जानकारी आपको दे सकूं, ठीक है? नाउ लिसन टू मी, योर टॉपिक इज दैट हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब ये गुड हेल्थ को मेंटेन करें तो करें कैसे मेंटेन करके रखें गुड हेल्थ को, जानना चाहते हो? बहुत अच्छा चीज़ है, कितना बढ़िया टॉपिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ जी कि अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। यही तो पढ़ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कि ह्यूमन हेल्थ को कैसे होता क्या है, उसको कैसे मेंटेन करना है ना? और डिजीज के बारे में जानिए ताकि वो बीमारी हो जाए तो आप उसको बारे में चिंता करके और भी कमज़ोर ना पड़ जाए, बल्कि उससे लड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना? कमज़ोर नहीं बनना बल्कि बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। नाउ मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द फॉलोइंग। आपको जानना बहुत जरूरी है फॉलोइंग
कहने के मतलब अर्थ ये हुआ कि जो निम्नलिखित बातें लिखा हूँ उसके बारे में जानना चाहिए आपको। काहे भाई, काहे जानेंगे सर? तो टू मेंटेन गुड हेल्थ को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको जो भी 1 2 3 4 5 बातें, 5 बातें आज बताने जा रहा हूँ उसको जरूर ध्यान में रखना। गुड हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। समझ गया ना? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बचपन से ही पढ़ते आ रहा होगा, शायद 7 8 9 में भी पढ़े होगे बैलेंस डाइट के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, न्यूट्रिशन पर फोकस रहना। बैलेंस डाइट का मतलब हुआ एक कंट्रोल्ड वे में न्यूट्रिशन लिए। जो भी लोग संभल जाओ, जो गोलगप्पा खाते हो, चाट चाउमीन गए जा करके खाना खाया इस प्रकार से, वो बिल्कुल सुहाता नहीं है और हेल्थ आपका कमजोर हो जाएगा। जंक फूड, जस्ट से नो टू द जंक फूड। हाँ, अगर ज़्यादा नहीं कंट्रोल हुआ तो ठीक है, काबर लगा लिए, है ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जे पहले समझिए। जैसे कि एक आदमी बोला जी कि सर ऐसा करते हैं, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हमने कहा कि सर जैसे आपको एक स्टोरी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, स्कूल की बात है। स्कूल वालों ने कहा कि जैसे लेसन प्लान बनाया जाता ना बच्चों के लिए जी, कि ये क्या पढ़ा है, क्या हुआ नहीं हुआ, तो बोला कि 1 दिन पहले बना के रखे, ठीक है, 2 दिन पहले बना के रखे, ठीक है। वो बोलता है कि 1 हफ्ता पहले का लेसन प्लान होना चाहिए कि बच्चा लोग क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, और हम कहते हैं 1 महीना पहले होना चाहिए। अब सोच रहे हो 1 महीना पहले से लेसन प्लान बन सकता है, आपको लगता है? तो एक टीचर बोला कि सर हमारे पास आइडियाज़ है, बना लेंगे हम लोग, किताब रखेंगे, देखेंगे कि ये टॉपिक करना है। तो कहा ठीक है, हो जाएगा। लेकिन सच में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होगा? लागू तो नहीं ना हो सकता है। बात को समझिए, मैं ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी थोड़ी बोलता हूँ कुछ भी। तो हमने उससे कहा कि आपने बना तो लिया, लेकिन सच में ये लागू नहीं ना हो सकता सर। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा कोई डॉट पूछ दिया क्लास में तो लेसन प्लान गड़बड़ा जाए कि नहीं गड़बड़ा जाए, उसको पहले उत्तर देना पड़ेगा ना। इंस्टीट्यूट थोड़ी है, कॉलेज स्कूल है, तो स्कूल में तो बच्चा पूछेगा डॉट, उसको क्लियर करना पड़ेगा, चाहे पिछला क्लास वाला नहीं पूछते। इस प्रकार से ऐसे राक्षस की तरह थोड़ी करना कि रुको हमारा लेसन प्लान, वैसे थोड़ी होता है, नहीं होता। तो कहा ये संभव नहीं है। तो कहा कि बिना इम्प्लीमेंटेशन के प्लानिंग बना रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा है? अरे आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान वर्क नहीं करेगा, कामे का ना है, तो क्या ये सब है? तो हमने कहा कि सर इट इज़ द वेस्टिंग ऑफ टाइम, ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम। सर बोले कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान विदाउट इम्प्लीमेंटेशन? तो हमने कहा इट इज़ द वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सारे हंसने लगे। ठीक उसी प्रकार से आपके पास नॉलेज है, आपको बता दिया कि जंक फूड से दूर रहिए, हेल्थ को मेंटेन करना था, बैलेंस डाइट लीजिए, लेकिन आप जाके खाया जा रहे हैं जंक फूड को। तो क्या है का नॉलेज, वैसा नॉलेज? इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, और हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर रहा हूँ, डांट भी रहा हूँ आपको कि जंक फूड से भर रही है, बैलेंस डाइट लीजिए, विटामिन्स जिसमें हो, हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, फल फ्रूट्स दबा के खाओ, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं राक्षस की तरह खा रहे हैं, जब मर्जी लाओ भर लिए, जब मर्जी खा लिए, न देखे दोपहर न रात न रतिया, हम सब घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। सिस्टम से आप बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्रोटीन्स लेना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारा आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, गूगल पर कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो बैलेंस डाइट इज मस्ट। कोई लोग क्या करता है कि अपने मील को स्किप कर देता है, 12 बजे खाना खाएगा, दिन भर नहीं, तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। समझ गया ना? इसीलिए बैलेंस डाइट मेंटेन करना। देखिए सेकंड पॉइंट है पर्सनल हाइजीन, ये भी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को देखते हैं कि कभी कभी इतना बिजी है, कहता कि नहा लो, तो कहता है कहा लेकिन नहाएंगे, 10 मिनट टाइम देंगे फिर तैयार होंगे, हमारा टाइम बचा आधा घंटा। बेवकूफ़, उसको नहीं पता कि 10 मिनट टाइम बचाने के चक्कर में कहीं उसके शरीर में इचिंग स्टार्ट हो गया, खुजली हो गया, तो महीनों दिन तक उसका स्किन खराब हो जाएगा। ऐसे ही रोवल कर ऐसे हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम। यानी कि आपको हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए और आपको क्लीनलीनेस पर एकदम ध्यान देना। आपको बॉडी को क्लीन रहना चाहिए। क्या कर रहे हो जी, अजीब हाल बना कर रखे हो, बैठा नहीं जा रहा। तो आपको
क्लीन रहना चाहिए, ठीक है ना। अब मेक श्योर कि आप जहाँ रहते हैं वो आसपास के वातावरण भी क्लीन रहना चाहिए। अब उन्हें कचरा फेंक रहा है, अब इन्हें रह रहे हैं, उन्हें बाथरूम इन्हें सुत रहे हैं, तो ऐसे होता है। हर एक चीज़ को क्लीन रखना चाहिए। अपने कमरे में जहाँ जिस बेड पे सोते हैं वो बेड मेक श्योर कि वो क्लीन हो, बास नहीं मारता हो, बास तो बहुत दूर चला गया, उस पर कौन सोएगा, एकदम क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब है वो आपको हर एक क्लॉथ्स, ठीक है, टॉप टू बॉटम एकदम क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा। उसके लिए क्या करना आपको पता है, शैम्पू लगाना कि साबुन लगाना आप जानो। नेक्स्ट है खाली इसी को चमकाने में लगा रहता है, बाकी सब कौन चमकाएगा, है ना। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि गए मारे डंबल उठा के बॉडी सोडी बना के चल दिए, ऐसे थोड़ी होता है। आप योगा करके भी, या फिर वॉकिंग इज द गुड एक्सरसाइज हमारे यहाँ का बात, तो आप वॉकिंग करके मॉर्निंग में चल करके हरे घासों पर चल के भी आप हेल्थ को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो मेंटेन कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं फिटनेस रहने के लिए, है ना। स्ट्रेचिंग आप अपना बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, एक्सरसाइज इज मस्ट, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, कभी कभी नागा हो गया तो भी चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज करना चाहिए, समझ गया ना। नेक्स्ट है क्या लिखा हूँ, रिलैक्सेशन एंड रेगुलर स्लीप। देखिए रिलैक्सेशन को रिलैक्सेशन का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जो भी आप कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के दुनिया से आप बाहर निकलिए और बाहर निकल के आप कभी खाली समय बैठने का प्रयास कीजिए, खाली बैठने का प्रयास करो, ठीक है ना। मेडिटेशन करो, जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे की जर्नी है, तो कोई देखते हैं बेवकूफ़ कहीं का इंस्टाग्राम निकाल कर रील्स देखे लगा था, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, तो गाना सुनने लगता है हेडफोन लगा के। ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको बैकबोन, आपको जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट कर लीजिए और आप देखिए अपने सराउंडिंग का आवाज़ जो है उसको सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। गाना सुनने का मन करता है 1-2 सुने, अब बाकी रख दिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, बार बार गाना सुना जाता है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन, इस प्रकार से अपना देखें शांति हो करके जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हो। और जो वर्क हलचल के दुनिया में भागे जा रहा हो, दौड़े जा रहा हो कि काम है, डेली है, छुट्टी लेंगे, 2000 का डेली आ रहा है, वो हमको कहाँ से आएगा, 500 डेली आ रहा है, कहाँ से आएगा। लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ कि महीने में तो कम से कम करना ही चाहिए। अपने आप को फ्री टाइम दीजिए, ठीक है, ड्यूटी के बाद दे सकते हैं, तो फ्री बैठो, खाली बैठो, वो रिलैक्सेशन हुआ। नेक्स्ट लिखा हूँ कि रेगुलर स्लीप, एकदम प्रॉपर। कोई विद्यार्थी को देखते हैं 1 बजे रात में सोएगा, 5 बजे उठ जाएगा, उसको कुछ समझ में आएगा जी। 1 बजे रात में सोतेगा, 5 बजे उठेगा, बताओ उसको। तो दिन भर अंगवाल पंगवाल रहेगा, क्या लगता है नशा करके आया है। क्लास 1 में सब सोया हुआ रहता है, बेवकूफ़ कहीं का, घर पे सो के सब आया करो, है ना, और नहीं तो क्या। तो इसलिए ख्याल किया कीजिए कम से कम 6 घंटे। मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना घंटे सोए सर, या फिर आप भी मुझसे ये मत पूछे कि आप कितने घंटा सोते हैं सर। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका जो बॉडी डिमांड्स कर रहा है, आपको लगता है कितना में हमको काम चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन इतना सोएंगे तो पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हैं। तो बाकी अपना ख्याल कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हूँ लास्ट वन, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस। देखिए ये एकदम जरूरी है। डिजीजेस के बारे में आप पहले से अवेयर रहिए, यानी कि जागरूक रहिए डिजीज के बारे में। अवेयरनेस में क्या क्या आ सकता है, डिजीज आने वाला, हमको कैसे पता क्या आने वाला। सुनो मेरी बातों को। आप प्लास्टिक का चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक बार प्लास्टिक का चीज़ इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बार फेंक देंगे जी, उसको साफ नहीं करेंगे। प्लास्टिक का कप में चाय पीते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई पीता होगा, लेकिन प्लास्टिक का बहुत सारे चीज़ उपयोग करते हैं। प्लास्टिक वाला चीज़ से दूर रहो, है ना। अब प्लास्टिक का चीज़ एक बार इस्तेमाल किया, जिसमें चाय मिलता हो चाहे जो भी हो, उसको फेंक दो बाहर। देखते हो पतल चला रहा है, पढ़ रहा है, उसको पढ़ता है, तो प्लास्टिक का वाइट कलर का देता है, ये ग्लास देता है। ग्लास कहाँ से बोल दिए, जस्ट लाइक जो भी कहिए, बोतल की तरह एक देता है ना पानी पीने के लिए, वाइट ट्रांसपेरेंट रहता है, तो उसको देखते हैं एक बार फेंक देते हैं। डिस्पोजल रहना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, नहीं, हम उसको फाड़ के तोड़ के फेंकेंगे। ऐसे ही कहाँ फेंक देते हो भाई, एकदम पूरा खराब कर दीजिए, नष्ट दीजिए, चीर दीजिए, फिर फेंकिए उसको।
नहीं तो क्या पता चलेगा कि कोई आया उसको धो करके उसी में समाइल है, तो बहुत दिक्कत है ना। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रख करके अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, यानी कि अपना डिजीज़ को दूर रख सकते हो। और देखो अवेयरनेस ऑफ डिजीज़ में ये भी हो सकता है कि आपको कोई पहला, जैसे कि आपको छींक आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। लगता है हमको कॉमन कोल्ड, सर्दी कहाँ आने वाला, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो अवेयरनेस होना चाहिए कि कहीं बुखार तो नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार से साइको की तरह सोचना ना किया जाए, एकदम खुश रहना चाहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसे नोट कीजिए आप फ़ौरन से। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी आपको पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। रुको जब मुझे भी पढ़ा करके आपको बहुत अच्छा लगा, बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज़ लिखाऊंगा और समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं और मेरे टीम वर्क कर रहा है, काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है। और जो भी आपके नज़दीकी टीचर्स हैं, जहाँ जाते हो या फिर गूगल से हिंदी मीनिंग नहीं आता उस पर सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है ले लो, ठीक है। लेकिन अच्छा सर, तो बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों के बीच में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। लव यू ऑल, बी केयरफुल, टेक केयर।